तो बेटा हम लोग ले रहे थे व्हाई डू वी फॉल इल। तो व्हाई डू वी फॉल इल के अंदर हम लोग सिंपली हमने वायरल डिसऑर्डर्स ले लिए थे, बैक्टीरियल डिसऑर्डर्स ले लिए थे, फंगल डिजीजेस ले लिए थे। अच्छा, एक और चीज आप लोगों को याद करना है, याद क्या करना है मतलब बता रही हूँ। एक्चुअली डेंगू और चिकनगुनिया, जैसे हम लोगों ने, मैंने कहा था कि मैं प्रोटोजोवन डिजीज लूंगी, तो प्रोटोजोवन डिजीज के अंदर मेरा कनेक्शन इंटरनेट कनेक्शन, तो उसके अंदर प्रोटोजोवन डिसऑर्डर्स के अंदर हम लोग सिंपली अगर लेते हैं तो प्रोटोजोवन डिसऑर्डर में सबसे पहला डिसऑर्डर जो आता है दैट इज कॉल्ड एज मलेरिया। मलेरिया आप लोगों को सबको पता है बेटा, मलेरिया किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है ये जीनस है, इसकी वेरियस स्पीशीज है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम मलेरी है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम है। सबसे डेडली मलेरिया जो होता है वो होता है बेटा फाल्सीपेरम। अब सिंपल बात आती है कि प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में अगर हम देखें तो ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है, यानी डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक पैरासाइट का मतलब होता है इट हैज टू होस्ट। कितने होस्ट है बेटा इसके? दो होस्ट है। एक होस्ट मॉस्किटो है एंड सेकेंड होस्ट इज द ह्यूमन। सेकेंड होस्ट कौन है? ह्यूमन बीइंग, प्राइमरी होस्ट। तो मस्किटो जो है दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी होस्ट एंड ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड एज सेकेंडरी होस्ट। अब सिंपल सी चीज आती है कि किस बेसिस पे हम लोग प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट डिसाइड करते हैं कि भाई, अगर हम ये भी तो कह सकते थे कि ह्यूमन बीइंग प्राइमरी होस्ट है और मॉस्किटो जो है एनोफिलीज वो सेकेंडरी होस्ट है, तो हम किस बेसिस पर इसको कैटेगराइज करते हैं? तो एक्चुअली जो पैरासाइट होता है वो एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ लाइफ या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस होस्ट में कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस होस्ट में कर रहा है, उसके बेसिस पर उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट आइडेंटिफाई किया जाता है। तो एक्चुअली अगर पैरासाइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है जिस होस्ट में, जिस भी होस्ट में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है उसको हम प्राइमरी होस्ट कंसीडर करते हैं। तो एक्चुअली मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम का कौन सा फेज चलता है बेटा? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये आप लोग याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि प्राइमरी होस्ट कौन है या फिर क्यों है। तो प्राइमरी होस्ट मॉस्किटो है, और क्यों है? क्योंकि उसके अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन चलता है। तो ह्यूमन बीइंग सेकेंडरी होस्ट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो उस बेसिस पर हम लोग इसको प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट कंसीडर करते हैं। ये तो पहली चीज है। आप लोगों को पता है मॉस्किटो में भी कौन सी वाली वेराइटीज बेटा? एनोफिलीज। और एनोफिलीज में भी कौन सी बेटा? फीमेल एनोफिलीज। फीमेल एनोफिलीज ही क्यों? फीमेल मॉस्किटो ही क्यों? बिकॉज द फीमेल मॉस्किटो हैव पियर्सिंग एंड सकिंग ऑर्गन, यानी वो पियर्स भी कर सकती है, छेद भी करती है और फिर सक भी करती है। जबकि मेल जो होता है उसके पास केवल सकिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है, पियर्सिंग नहीं होता। तो वो प्लांट्स के सेप पर, तो प्लांट्स का सेप क्या होता है कि जो प्लांट्स की लीव्स हुई, जो यंग स्टेम होते हैं बहुत डेलिकेट होते हैं, उनमें से वो सेप सक करता है, वो ब्लड सक नहीं करता। फिर एक और क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि फीमेल एनोफिलीज को ब्लड की क्या जरूरत है? तो उसमें आंसर आता है कि फीमेल एनोफिलीज को
एग ले करने के लिए प्रोटीन रिच डाइट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वो ब्लड रिच डाइट लेती है। तो खैर यहाँ पे दो चीज तो ये हो गई बेटा। अब हम देखते हैं कि इस मलेरिया का लाइफ साइकिल ह्यूमन बीइंग में और मॉस्किटो में किस तरह से मूव करता है। दो इसमें से बहुत रेयर है बेटा आने का, लेकिन फिर भी यू नेवर नो कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए, तो हमें बेसिक थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियर है बेटा? ओके। डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल याद रखना बेटा, डाइजेनेटिक मतलब कि दो होस्ट, ठीक है, और प्राइमरी किस कंडीशन में और सेकेंडरी किस कंडीशन में, वो भी आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग जो आते हैं, मैं प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल ले रही हूँ। तो सपोज हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि कोई पर्सन का मैंने हाथ लिया है और वो पर्सन क्या है बेटा? इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड है यानी कि उसको क्या हो रखा है? मलेरिया हो रखा है। या सिंपली मैं इन्फेक्टेड नहीं लेती, पहले शुरुआत से वैसा ले लेती, हेल्दी। इंटरमीडिएट होस्ट किसको बोलते हैं बेटा इंटरमीडिएट होस्ट यूजुअली उसको कहते हैं जो एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जाने के बीच में इट ओनली वो केवल वहां पे रहता है, यानी नाइदर डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉर डू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट पासेस। जैसे यूजुअली जो लीवर फ्लूक है उसके अंदर इंटरमीडिएट होस्ट आ जाता है स्नेक, ठीक है। तो वो चीज हो जाती है कि कैसे एक होस्ट से दूसरे होस्ट पर बस ट्रांसफर के लिए जो आता है। ये एक हेल्थी पर्सन है बेटा, इस पे मस्किटो ने बाइट किया। जब मस्किटो ब्लड सक करती है तो ब्लड सक करते वक्त वो अपना सलाइवा हमारे अंदर छोड़ती है। सलाइवा क्यों छोड़ती है? ये चीज आप ध्यान रखना, जितने भी पैरासाइट्स होते हैं जो ब्लड सकिंग पैरासाइट होते हैं, ड्यूरिंग सकिंग द ब्लड दे रिलीज द सलाइवा। अब वो सलाइवा रिलीज करते हैं तो उसके अंदर केमिकल प्रेजेंट होता है जिससे कि हमारा ब्लड जो है वो क्लॉटिंग ना हो और वो इजीली बिना क्लॉट के ब्लड को सक कर दे। हिरुडिनेरिया जिसको हम लीच कहते हैं, उसका नाम हिरुडिनेरिया इसी पर ही है। लीच आपको पता है ना, जॉग ब्लड सक करती है। सैंग्विवोरस होती है जो ब्लड पर फीड करते हैं, उनको सैंग्विवोरस कहा जाता है। SANGVOROUS, सैंग्विवोरस कहा जाता है। तो ये जब ब्लड सक करते हैं उस टाइम में वो सलाइवा रिलीज करते हैं। आपने देखा होगा यूजुअली जब मच्छर हमें खा जाता है तो उसके बाद हमें वहां पे इरिटेशन भी होने लग जाती है, खुजली होती है, वहां की थोड़ा सा स्वेलिंग भी हो जाता है। वो जो स्वेलिंग हुई है वो तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, और वो जो खुजली हुई है वो जो केमिकल रिलीज करती है उसकी वजह से हमें एलर्जिक होती है, यानी वो हमें लगता है कि भाई कुछ प्रॉब्लम है, हम उसे खुजाते हैं और वो स्वेलिंग हो जाती है। तो जब वो सलाइवा रिलीज करती है, इन दैट सलाइवा दे रिलीजेस द प्लाज्मोडियम एट ए स्पोरोजॉइड स्टेज। ये आपको याद रखना है, यानी इसने मॉस्किटो ने यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम रिलीज करा वो कौन से स्टेज पे करा बेटा? स्पोरोजॉइड, SPOROZOID, स्पोरोजॉइड स्टेज में। मैम रिलीज तो करेगा है बेटा? कुछ नहीं मैम, दिखाई नहीं। क्या नहीं दिखाई दे रहा बेटा? स्पेलिंग नहीं दिखाई दे रही? नहीं मैम, हो गया, क्लियर नहीं था वो। स्पोरोजॉइड, SPOROZOID, स्पोरोजॉइड। तो स्पोरोजॉइड स्टेज पर प्लाज्मोडियम हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर करता है। जब ये एंटर कर गया तो यहां से ये पहले जाएगा बेटा कहाँ पे? लीवर सेल्स। लीवर सेल्स में इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलेगा। और आपको याद है मैंने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में बताया होगा शायद
कि प्लाज्मोडियम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो वो मल्टीपल फिशन करता है। पढ़ाया था ना बेटा मल्टीपल फिशन, कि अमीबा तो अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिशन करता है और प्लाज्मोडियम फेवरेबल कंडीशन हो या अनफेवरेबल तो उसके लिए होती नहीं, फेवरेबल कंडीशन में ही वो मल्टीपल फिशन करता है। तो यहाँ पे लीवर सेल्स में, ये लीवर सेल्स मान ले, इनके अंदर ये स्पोरोजोइड्स का नंबर इंक्रीज होता है बेटा। ये लीवर सेल रप्चर होती है, स्पोरोजोइड्स बाहर आ जाते हैं। अब इनमें से कुछ तो वापस से न्यू लीवर सेल्स में एंटर कर जाते हैं और कुछ क्या होते हैं आरबीसीज में एंटर। अब ये आरबीसीज में एंटर कर रहे हैं, इनका शेप और स्ट्रक्चर बिल्कुल आरबीसी के जैसा ही होता है। तो ये आरबीसी के मैक्सिमम स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और वहां पे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। उसके लिए भी वर्ड सिंपली हम कहते हैं कि दे डू द शाइजोगोन, लेकिन वो वर्ड आपको करना ही नहीं है क्योंकि 12th क्लास में से भी उसको हटा दिया गया है। अब जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं तो अगर आप लोगों को कभी मैंने बताया हो सिकल सेल एनीमिया, ये बेटा एक जेनेटिक डिजीज है। उस जेनेटिक डिजीज में क्या, बताया था। हाँ, उस जेनेटिक डिजीज में डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन में आरबीसीज का शक्ल जो होती है वो सिकल शेप हो जाती है। ठीक है, जब वो सिकल शेप हो जाती है तो उसमें ये प्लाज्मोडियम सरवाइव नहीं कर पाता। जब ये सरवाइव नहीं कर पाता तो ऐसे लोग विच आर हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस नहीं, विच आर हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया, दे सरवाइव। तो यूजुअली सिकल सेल एनीमिया कहाँ के लोगों को ज्यादा मिलती है? ये एक अडेप्टिव म्यूटेशन है, यानी कि एडवांटेजेस म्यूटेशन है। वो तो बीमारी रही है लेकिन एडवांटेज ये हो रहा है कि इस बीमारी की वजह से उनको प्लाज्मोडियम नहीं हो रहा जो वहां की डेडली डिजीज है। और ये यूजुअली डेडली डिजीज होती है बेटा ट्रॉपिकल रीजन की, इक्वेटर के पास वाले एरिया। तो वहां पे अगर सिकल सेल एनीमिया के लिए कोई पर्सन हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होती है वो हम लोग जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से समझ आएगा बेटा। तो खैर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करके फिर जब आरबीसी रप्चर करते हैं और न्यू स्पोरोजोइड रिलीज होते हैं उस टाइम में आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस भी रिलीज होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज हेमोजॉइन। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। हेमोजॉइन जो है ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस कौन बनाता है बेटा? प्लाज्मोडियम बनाता है हीमोग्लोबिन पर एक्ट करके। और ये टॉक्सिक सब्सटेंस जब आरबीसी रप्चर होगी तो ये भी रिलीज होएगा बॉडी में। जब ये रिलीज होगा ब्लड में तो उसकी वजह से हमें फीवर आता है और शिवरिंग होती है। तो ये जो फीवर आता है बहुत हाई फीवर और शिवरिंग होती है वो हेमोजॉइन की वजह से होती है जो आरबीसीज के रप्चर होने के टाइम में होती है। और ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है, 24 आवर्स में होता है, किसी में 48 आवर्स में होता है, किसी में 72 आवर्स में होता है। यानी पर्सन की बात नहीं करी, अलग अलग स्पीशीज की बात करें। तो ये जब रिलीज हो रहा है फिर उसके बाद ये जो आई है नए स्पोरोजोइड ये न्यू आरबीसी में एंटर करेंगी। तो ये साइकिल इधर भी चलती रहती है, फिर इसमें आती है, ये साइकिल इधर चलती रहती है। अगर हम डिजीज को क्योर ना करें तो द पर्सन विल डाई ड्यू टू द लीवर फेलियर ऑल्सो। क्यों? क्योंकि लीवर सेल बार बार डैमेज हो रही है, पर्सन का हीमोग्लोबिन काउंट बहुत लो हो जाता है, लीवर डैमेज हो जाता है, लीवर वीक हो जाता है अगर लंबे समय तक उसको मलेरिया होता है। तो इसके लिए क्योर है मैम हीमोजॉइन कैसे बनता है? हीमोजॉइन एक तरह से जब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस टाइम में जो हीमोग्लोबिन के ऊपर फीड कर रहे हैं, क्योंकि खाना तो इनको चाहिए ना बेटा, तो दे फीड ऑन द हीमोग्लोबिन एंड रिलीजेस
टॉक्सिक सब्सटेंस, ये समझ लो कि ये उसका एक्सक्रीटरी वेस्ट है प्लाज्मोडियम। हम लोग पैरासाइट की डेफिनेशन ही क्या देते हैं? पैरासाइट की एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है कि when an organism living on the body of the host derive the nutrition and in return harm them, यानी उधर से शेल्टर भी ले रहा है, फूड भी ले रहा है और रिटर्न में हार्म कर रहा है, उससे पैरासाइट कहते हैं। नहीं तो अगर केवल शेल्टर ले रहा है या फूड ले रहा है तो उसको हम पैरासाइट नहीं कहते। अगर रिटर्न में कुछ ना तो हार्म करे ना कुछ फायदा करे तो उसको हम पैरासाइट नहीं कहते, उसको हम सिंपली कमेंसालिज्म एग्जांपल बताऊंगी आगे, वो कह देते हैं। एपीफाइट्स का एग्जांपल आ जाता है प्लांट्स का। तो ये लगातार रिलीज करते हैं, तो आरबीसी को जब डैमेज करते हैं तो उस टाइम में के रिलीज। अब बेटा ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है, तो इनमें से कुछ जो स्पोरोजोइट्स होते हैं दे कन्वर्ट इनटू द गैमेटोसाइट। ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट। गैमेटोसाइट का मतलब गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल, यानी दे कन्वर्ट इनटू द गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल। जो मेल गैमेटोसाइट है वो मेल गैमेट बना देगा, जो फीमेल गैमेटोसाइट है वो फीमेल गैमेट बना देगी। और अब ये पर्सन क्या हो गया बेटा? अब ये पर्सन इन्फेक्टेड हो गया बेटा। जब ये पर्सन इन्फेक्टेड है तो एक चीज ध्यान रखना, ये जो गैमेटोसाइट है ये हमारे ब्लड में नाइट टाइम में, रात में दे कम ऑन टूवर्ड्स द पेरिफेरल ब्लड वेसल्स। जो हमारे पेरिफेरी पर ब्लड वेसल्स हैं उसमें आते हैं नाइट में। तो रात में अगर मच्छर ने खाया, एनोफिलीज ने, फीमेल एनोफिलीज ने ब्लड सक करने की कोशिश करी, चाहे भले ही उसके पास पहले प्लाज्मोडियम नहीं है, बिल्कुल फ्रेश एग में से निकल के, लार्वा से निकल के नई नई फीमेल एनोफिलीज आई है, उसने ब्लड सक किया, तो जब वो ब्लड सक करा तो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स, पेरिफेरल यानी कि जो सरफेस पर होती है, उन पेरिफेरल ब्लड वेसल से उसने ब्लड सक किया और ब्लड सक करने के बाद उसमें क्या आ गए बेटा? मेल और फीमेल गैमेट। ये मेल और फीमेल गैमेट कहाँ जाएंगे बेटा? ब्लड सक कर रही है तो नेचुरली गट में, गट में गए, यानी उसकी एलिमेंट्री कैनाल में। अब एलिमेंट्री कैनाल में ये मेल और फीमेल गैमेट स्टमक की वॉल्स में घुस जाते हैं, स्टमक की जो वॉल होती है उसकी, उसमें एंटर कर जाते हैं। वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है। जाइगोट फॉर्मेशन से जब डेवलप होते हैं तो डेवलप होने के बाद दे पासेस टू द salivary gland of मॉस्किटो। मॉस्किटो के किधर चले जाएंगे बेटा? सलाइवरी ग्लैंड में चली जाएगी। अब वो सलाइवरी ग्लैंड से दूसरे किसी ह्यूमन बीइंग को उसने ब्लड सक करने के लिए बाइट किया, अब वो अपना सलाइवा रिलीज करेगी और जब सलाइवा रिलीज करेगी तो वो स्पोरोजोइट वापस एक नए हेल्दी पर्सन में आ जाएगा। So this is how the life cycle of the plasmodium occur from primary host to secondary and from secondary host back to the primary host. तो इस तरह से इसके अंदर साइकिल चलती है। और इस डिजीज को क्योर करने के लिए क्यूनिन एक ड्रग है जो सिनकोना प्लांट से मिलता है। सिनकोना नाम का एक प्लांट है बेटा, उस प्लांट से ये ड्रग मिलती है, दवाई मिलती है जिसको क्विनिन कहा जाता है। उसके बार्क से उसको यूज किया जाता है फॉर क्योरिंग द मलेरिया। आजकल केमिकल्स में भी आते हैं, यानी कि आर्टिफिशियली सिंथेसाइज भी होता है, उसको क्लोरोक्विनोन कहते हैं। तो क्लोरोक्विनोन जो होती है दैट इज कैन बी क्योर्ड दिस प्लाज्मोडियम। ओके, तो ये हो गया बेटा आपका प्रोटोजोन डिजीज, दैट इज द मलेरिया। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बच्चा बोलो बेटा। मैम जो प्लाज्मोडियम है वो मस्कीटो के लिए भी पैरासाइट है क्या?
नेक्स्ट हम लोग लेते हैं बेटा, आप लोगों को वो तो पता ही होगा, दैट इज द लेशमानिया। हाँ बच्चा, कौन सी डिजीज कॉज करता है लेशमानिया? मैम स्लीपिंग सिकनेस। फिर काला काला आजार कौन कॉज करता है? काला जर, काला जर, काला जर, काला जर। कालाजर। काला। लेशमानिया जो है बेटा, लेशमानिया डोनोवानी है ना, इसका स्पीशीज है डोनोवानी, दैट कॉजेस काला आजार, और ट्रेपाइनोसोमा स्लीपिंग that सिकनेस। causes sleeping। स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, अच्छा, अब ये तो दोनों डिजीजेस के जो नाम है सिंपली याद रखो, सोमा सो गए, है ना। वैसे तो एक सोमा मैडम है अपने यहाँ पे, वो सोमा नहीं है, वो सुमा है, उसका मीनिंग होता है फ्लावर। तो ट्रेपाइनोसोमा जो होता है ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, और लेशमानिया डोनोवानी जो होता है ये काला आजार कॉज करता है। इस काला आजार इसलिए बोला जाता है बेटा क्योंकि इसके अंदर पिगमेंटेशन ज्यादा बनने लगते हैं, जो मेलानिन पिगमेंट ज्यादा बनने लगते हैं तो पिगमेंटेशन होने लग जाता है बॉडी के ऊपर। जैसे कुछ जैसे अगर अपन डेंगू की बात करें या चिकनगुनिया की बात करें तो उसमें रेड रैशेज आ जाते हैं, लाल लाल दाने हो जाते हैं, इसके अंदर ब्लैक पिगमेंटेशन आ जाता है। और ये बेटा क्योंकि ट्रेपाइनोसोमा जो होता है ये ब्रेन में जाके और वहां की सेल्स के ऊपर पैरासाइट का काम करता है, तो हमें धीरे धीरे यानी द पर्सन हु इज अफेक्टेड उसको लेथार्जिक फील होने लगता है और वो स्लीपिंग मोड में जाता है। स्लीपिंग मोड ये नहीं कि नींद बहुत आने लगती है, क्योंकि वो उसको सेंसेशन कम रहने लगती है, और अगर ये क्योर नहीं किया जाए तो द पर्सन विल डाई। तो ये दो क्वेश्चंस आ जाते हैं बेटा कि कौन इनके पॉजिटिव एजेंट है। एक आता है डेंगू और चिकनगुनिया। डेंगू और चिकनगुनिया दोनों ही, और इवन जो जीका वायरस वाली डिजीज है, तीनों ही किससे होती है बेटा? वायरस से। डेंगू है ना, कई तो उसको डेंगी वर्ड बोलते हैं। डेंगी इज ऑल्सो चिकनगुनिया एंड जीका, ऑल दीज आर द वायरल डिजीज, और इन तीनों वायरल डिजीज के लिए एक ही ट्रांसमिटिंग वेक्टर है। वेक्टर किसको कहते हैं बेटा? वेक्टर आर दोज विच ट्रांसमिट द पैथोजन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इनके अंदर जो पैथोजन ट्रांसफर करने वाला है वो कौन है बेटा? एडीज एडीज मॉस्किटो। मैम क्यूलेक्स भी तो होता है। बेटा क्यूलेक्स जो होता है वो एडीज नहीं, क्यूलेक्स आपका इनको आई थिंक क्यूलेक्स इसको नहीं करता, इनको केवल एडीज ही मॉस्किटो करते हैं। एडीज मॉस्किटो जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, और इसीलिए बेटा कहा जाता है कि यूजुअली जो फ्रेश वाटर अगर कहीं पे स्टोर हो रहा है तो आप उसको स्टोर मत होने दो, वो एडीज मॉस्किटो का केस। ठीक है, तो ये हो गए बेटा हम लोगों के रिलेटेड विद द प्रोटोजोवन डिसऑर्डर। अब वो वायरस में हो रहा है चिकनगुनिया और ये सारे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड एज कौन से वाले रिलेटेड विद द मेल न्यूट्रिशन, यानी कि जिसको हम कहते हैं सिंपली डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। मैम काला आजार तो सैंड फ्लाई से होता है, और ट्रिप्नोसोमा टेस्टी हाँ सेट्सी फ्लाई से होता है बेटा, ट्रिप्नोसोमा सेट्सी फ्लाई से होता है। राइट 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 राइट। और काला आजार सैंड फ्लाई से। हाँ काला आजार सैंड फ्लाई से, और ट्रिप्नोसोमा जो होता है वो सेट्सी फ्लाई, उसकी स्पेलिंग होती है TSETSC, है ना। कई लोग इसको टिसी फ्लाई बोलते हैं, लेकिन हमारी टीचर इसको सेट्सी फ्लाई बोलती थी कि टी साइलेंट है, इसलिए मैं भी सेट्सी फ्लाई बोलती हूँ। स्पेलिंग इसकी TSC। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट वी कम ऑन टू द,
हाँ एलिफेंटिएसिस रह गया, सॉरी सॉरी। मैम जेई वायरस कौन सा होता है? हाँ बेटा, जेई वायरस। जे ई, आई डू नॉट ऐसा नो कुछ बेटा, मुझे इस वायरस का तो नाम पहली बार सुन रही हूँ। आप मुझे मैसेज कर देना, मैं ज्यादा से ज्यादा सर्च करके और वो देख के बता सकती हूँ, बाकी आई डू नॉट नो। एलिफेंटिएसिस, एलिफेंटिएसिस किसे कहते हैं बेटा? दैट इज वन, इट इज अ वॉर्म, वॉर्म यानी कि इट बिलोंग्स टू द एस्केलमेंथिस। हम उसको एस्केलमेंथिस भी कह सकते हैं, हम उसे निमेटोडास भी कहते हैं। तो निमेटोडा या फिर एस्केलमेंथिस फाइलम का जो मेंबर होता है जिसका नाम होता है बुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, और दूसरा होता है बुचरेरिया मलाई। मलाई। छात्रों सारे करें, बुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी और बुचरेरिया मलाई, ये दो स्पीशीज है बेटा बुचरेरिया की जो निमेटोडा है। यूजुअली तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वो किस फाइलम को बिलोंग करता है, तो वो निमेटोडा को बिलोंग करता है। और इसका दूसरा नाम होता है बेटा फाइलेरियन वॉर्म। ठीक है, और ये फाइलेरियन वॉर्म जब किसी पर्सन में, तो हम ये कह देते हैं कि ये एक बेटा कैसी डिजीज है, ये एक क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज किसे कहते हैं कि वंस विच अकर फॉर अ लॉन्गर टाइम, है ना, लंबे समय तक चलती है, तो वो हो जाती है बेटा। ये जब इन्फेक्शन होता है, यानी व्हेन दिस निमेटोड एंटर इनटू द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, तो उसके अंदर ये कहाँ एंटर करता है? इट एंटर्स इनटू द लिम्फ नोड्स। कहाँ एंटर करता है बेटा? एंटर इन द लिम्फ नोड्स। अब लिम्फ नोड्स में एंटर करता है तो उसमें भी जो लोअर पोर्शन का, यानी जो हमारे लेग वाले रीजन है, उस पोर्शन के लिम्फ नोड्स पे जाके वो वहां पे एंटर कर जाता है और वहां पे रहता है। जब वो वहां लिम्फ नोड्स में एंटर कर जाता है तो बेटा वो लिम्फ का जो सर्कुलेशन होता है उसको रोक देता है। अब एक्चुअली लिम्फ होता क्या है ना, लिम्फ होता क्या है? एक सिंपल सी चीज बता रही हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे, कि सपोज यहाँ से पानी की बहुत सारी पाइपलाइंस जा रही है, बहुत सारी पाइपलाइंस जा रही है, छोटी बड़ी छोटी, और बहुत बारीक बारीक पाइपलाइंस भी जा रही है। उनमें कहीं पे छोटे छोटे छेद हैं, छोटे छोटे, तो उनमें से थोड़ा थोड़ा पानी निकलता रहेगा। जब वो पानी निकलता रहेगा तो नीचे सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा। अब एक तो ये तरीका है कि अगर हमें उस वाटर को कंजर्व करना है और उस हम पाइपलाइन को सील नहीं कर सकते सपोज, तो हम उस पानी को इकट्ठा करें और पानी को इकट्ठा करके वापस से उसे वहां डाल दें उसके रिजर्वायर में जहां से पानी चालू हुआ था। यानी जैसे पानी इस रिजर्वायर से चालू हुआ है सपोज, और यहाँ से ये पाइप जा रहे हैं और यहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, तो हम इस पानी को इकट्ठा करके वापस से इस रिजर्वायर में डालते हैं। ठीक है, यही चीज हमारे लिम्फ में होती है। यानी जब ब्लड फ्लोज थ्रू द कैपिलरीज, जब ब्लड कहाँ से फ्लो करता है? कैपिलरीज से, और कैपिलरी का साइज होता है लेस देन 7 माइक्रोन। आरबीसी का साइज होता है 7 माइक्रोन। कैपिलरीज आर स्मॉलर देन द आरबीसी, यानी वो हार्डली 3 to 4 माइक्रोन डायमीटर की होती है। उसमें से आरबीसी भी ऐसे ऐसे होके जाती है, जैसे अगर मेरे को पूरी 5 फुट 7 इंच की बंदी को कह दे कि एक छोटी सी विंडो में से निकलना है, तो मैं यूं थोड़ी जाऊंगी कि चलो मैं तो ऐसे का चल के निकलूंगी, मैं ऐसे करके निकलूंगी। तो जब उन कैपिलरीज में से ब्लड फ्लो होता है ना, तो कैपिलरी की वॉल तो जो होती है वो सिंगल लेयर थिन होती है, उनमें से थोड़ा थोड़ा प्लाज्मा निकल जाता है। प्लाज्मा आ गया, ठीक है,
WBCs की मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी बेटा, इवन विपिन सर ने बताया होगा क्योंकि आपने ब्लड विपिन सर के उसमें से पढ़ा था कि WBCs की प्रॉपर्टी होती है डायबडेसिस। Diabdesis is the property of the WBCs in which the WBCs change its shape, अपना शेप चेंज करती है and comes out from the capillary, कैपिलरीज में से बाहर आ जाते हैं। तो अगर सपोज ये कैपिलरी है, अगर ये कैपिलरी है और इनमें से WBCs बाहर आ रही है, तो यहाँ पे प्लाज्मा तो पहले ही आ गया, साथ में WBCs भी आ गई। अब यहाँ पे जो प्लाज्मा होता है ना बेटा, वो बिल्कुल ब्लड के जैसे ही कंपोनेंट होता है, एक्सेप्ट कौन सा वाला चीज नहीं होता प्लाज्मा में, एक्सेप्ट बिग प्रोटीन मॉलिक्यूल, यानी इस प्लाज्मा में बिगर प्रोटीन मॉलिक्यूल नहीं होते। तो प्लाज्मा along with the WBCs together it is called as lymph। ये एक तरह से हम कह देते हैं lymph is a middleman है, जहां पे ब्लड नहीं पहुंच सकता कनेक्टिव टिश्यूज में, तो वहां से जो भी वहां पे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन या फूड का या एक्सक्रीटरी वेस्ट का, वो काम कौन करता है? लिम्फ करता है। इसके अलावा लिम्फ नोड्स, क्योंकि WBCs है बेटा, तो वो कनेक्टिव टिश्यू में अगर कोई पैथोजन पहुंच गया है तो उसको फेगोसाइटोसिस यानी उसके ऊपर फीड करेंगे, यानी ये एक तरह से हमारे एक्सचेंज भी करने के काम में आता है और साथ में इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। लगातार हर जगह जहां पे भी कैपिलरीज प्रेजेंट है, हर जगह पर लिम्फ बनेगा। सारा लिम्फ कलेक्ट होता है बेटा और वापस से कलेक्ट होके और हमारे जो हार्ट है, उस हार्ट का जो राइट एट्रियम है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आना है, उसमें वापस से पोर कर देते हैं एंड अगेन द लिम्फ बिकम्स ब्लड। तो यहाँ पे जब वो लोअर पोर्शन में है बेटा जी, रिजॉइन करना है नहीं आज रहने दो बेटा। तो जब वो वापस से वहां पे लिम्फ ग्लैंड्स के अंदर, यानी कि वहां पे वो चला गया कौन, फाइलेरियल वॉर्म, तो लिम्फ तो कॉन्टिन्यूसली बन रहा है लेकिन वो लिम्फ वापस ऊपर नहीं आ पा रहा। तो जब वापस ऊपर नहीं आ पा रहा तो लिम्फ वहीं पे कलेक्ट होता जाएगा, कलेक्ट होता जाएगा, तो वो ऑर्गन में क्या होती जाएगी, स्वेलिंग होती जाएगी ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ, और उसकी वजह से पैर मोटा सारा हो जाता है, जस्ट लाइक द एलिफेंट फुट, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है बेटा, एलिफेंटिएसिस। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एलिफेंटिएसिस। तो एलिफेंटिएसिस में निमेटोडा या एस्केलमेंथिस का वोचरेरिया बैनक्रॉफ्टी इसको इन्फेक्ट करते हैं, लोअर लेग पोर्शन के लिम्फ नोड्स को करते हैं, so the lymph get accumulated and does not reaches to the heart, and as a result the leg become like a elephant, and that's why it is called as elephantiasis disease। और ये chronic disorder है, बहुत extreme condition में it affects the genital organ also, यानी गोनेड्स को भी affect करता है। मूवमेंट जो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है क्योंकि हाथी के जैसा पाँव हो जाता है बेटा, एंड इट इज कंसिडर एज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का एलिफेंटिएसिस। इसमें क्वेश्चन आ जाता है, नाम आ जाते हैं वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, वुचरेरिया मलाई। एक क्वेश्चन और बेटा एनटीएससी में आता है